एक गांव को डीमन लॉर्ड के खिलाफ हुई लड़ाई में पूरी तरह नष्ट कर दिया गया था। एक छोटा लड़का जिसका नाम लॉयड था, खंडहरों के सामने खड़ा था। उसकी आंखों में उसकी उम्र से कहीं ज्यादा गहरी चोट और डर था। उसने सब कुछ खो दिया था। एक दिन एक औरत वहां से गुजरी और उसने लॉयड को उस बर्बादी के बीच अकेला खड़ा देखा। उसे गहरा अपराध बोध हुआ, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी अपनी लापरवाही भी इस विनाश का हिस्सा थी। उसने तय किया कि वो लॉयड को अपने साथ ले जाएगी। उसने उसे अपने घर लाकर नई जिंदगी देने की कोशिश शुरू की और उसे मैजिक सिखाने लगी। उसका नाम मर्लिन था और लॉयड का पहला सबक था फ्लेम स्पेल। थोड़ा डेमो दिखाने के बाद मर्लिन ने लॉयड से कहा कि जब तक वो खुद से इस जादू को कास्ट करना नहीं सीखता, तब तक उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। हैरानी की बात यह थी कि रात होने तक लॉयड ने एक छोटी सी लौ पैदा कर ली, लेकिन जब वो गर्व से मर्लिन को दिखाने गया तो उसने एक हल्की सी फूंक मारकर लौ बुझा दी और फिर एक विशाल बॉल ऑफ फायर बुलाकर उसे डांटा कि उसने सही तरीके से जादू नहीं किया। फिर भी उसने उसे खाना खाने दिया, क्योंकि तकनीकी तौर पर उसने सफलता पाई थी। अगले दिन मर्लिन ने लॉयड को वाटर मैजिक से परिचित कराया। उसने जमीन पर पैर फेरा और एक छोटा सा पानी का फव्वारा निकाला। लॉयड ने भी कोशिश की और बस थोड़ा सा जमीन गीली कर दी। वो खुद से खुश था, लेकिन मर्लिन प्रभावित नहीं हुई। असली पानी का जादू दिखाने के लिए उसने एक विशाल लहर पैदा की और लॉयड को पूरा भिगो दिया। समय बीतने के साथ मर्लिन का ट्रेनिंग बहुत सख्त होती गई, लेकिन हैरानी की बात थी कि यह कठोर तरीका असरदार साबित हुआ। सर्दियों तक लॉयड की जादुई क्षमता काफी बढ़ चुकी थी। अब वो मर्लिन की बर्फ की मूर्ति आसानी से बना सकता था। ये एक प्यारा इशारा था, लेकिन मर्लिन हमेशा की तरह आभार जताने के बजाय उस मूर्ति को अपने कब्जे में लेकर उसे बड़ा कर दिया ताकि अपनी आइस मैजिक पर पकड़ दिखा सके। मूर्ति टूट गई और लॉयड गिर पड़ा, लेकिन तब तक दोनों के बीच एक गहरी समझदारी बन चुकी थी। बर्फ से खुद को निकालते हुए लॉयड ने कहा कि वो अपनी जादू की ट्रेनिंग में और मेहनत करेगा। पहली बार मर्लिन ने मुस्कुराकर उसकी सराहना की। समय गुजरता गया। एक सुबह मर्लिन अपने सोफे पर लेटी थी। पिछली रात बहुत ज्यादा वाइन पीने की वजह से उसे भयानक हैंगओवर था। लॉयड उसे देखने आया और पूछा कि वो ठीक है या नहीं। कराहते हुए उसने कहा कि वो बहुत बुरा महसूस कर रही है। मदद करने के लिए लॉयड ने अपना हाथ उसके माथे पर रखा और हीलिंग मैजिक किया। कुछ ही सेकंड में उसका हैंगओवर गायब हो गया और वो काफी बेहतर महसूस करने लगी। उसने उठकर लॉयड को गले लगाया और धन्यवाद दिया, लेकिन तुरंत ही कहा अब ट्रेनिंग पर लौटने का समय है, और उसे खींचकर बाहर ले गई। कुछ महीनों बाद मर्लिन को एक रहस्यमयी किताब मिली जिसने उसे परेशान कर दिया। उसी समय लॉयड उसे डिनर के लिए बुलाने आया, लेकिन गलती से वो किताब उसके सामने गिरा दी। जैसे ही लॉयड ने उसे उठाया, एक जबरदस्त ज्ञान का सैलाब उसके दिमाग में भर गया और वो बेहोश हो गया। मर्लिन हैरान रह गई। लॉयड में भविष्यवाणी के मुताबिक चुने हुए व्यक्ति के गुण मौजूद थे। उसे बिस्तर पर रखते हुए मर्लिन ने तय किया कि वो उसे अपने जैसी गलतियां नहीं करने देगी और उसके माथे पर हल्के चुंबन के साथ एक सटल स्पेल डाल दिया ताकि वो शक्ति पाकर घमंडी न बने। अगले दिन ट्रेनिंग फिर शुरू हुई। मर्लिन उसे जंगल में व्हाइट मैजिक सिखाने ले गई। लॉयड ने एक फल पर ध्यान केंद्रित कर उसे पका दिया। प्रभावित होकर मर्लिन ने उसकी तारीफ की, लेकिन याद दिलाया कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसने पेड़ पर हाथ रखकर ऐसा जादू किया कि पूरा पेड़ हरे भरे फूलों से भर गया। रात को पढ़ते समय मर्लिन ने उसे ऑक्स के बारे में बताया, जिनके पास दुर्लभ जादू होता है जिससे वे राक्षसों को नियंत्रित कर सकते हैं। लॉयड को पढ़ते समय प्राचीन जादू एंशिएंट मैजिक के बारे में एक पंक्ति मिली, लेकिन पूछने पर मर्लिन का चेहरा सख्त हो गया और उसने कहा कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं सीखना चाहिए। एक ट्रेनिंग ड्रिल में मर्लिन ने उसे तुरंत मैजिक स्टाफ बुलाने को कहा। जब लॉयड ऐसा तेजी से नहीं कर पाया तो उसने अपने स्टाफ से उसे मारा और चेतावनी दी कि चाहे वो कितना भी शक्तिशाली हो जाए, कभी लापरवाह न बने। कुछ महीनों बाद मर्लिन उसे जंगल के अंदर ले गई। उसे एक चाकू दिया और कहा कि उसे एक हफ्ते तक अकेले जिंदा रहकर घर लौटना होगा। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मर्लिन गायब हो गई। जल्द ही एक विशाल भेड़िया आया और उस पर हमला कर दिया। लॉयड पेड़ पर चढ़ गया। उसे लगा कि उसका सफेद जादू ऐसे जानवर को नहीं हरा सकता, इसलिए उसने सुरक्षित लौटने का रास्ता खोजा। कई दिनों तक चलते हुए एक रात वो गलती से एक शाखा पर पैर रख बैठा, जिससे एक विशाल मकड़ी को उसकी मौजूदगी का पता चल गया। वो तुरंत भागा और हेस्ट स्पेल से अपनी गति बढ़ाई। कई मुश्किलों के बाद वो घर लौटा और दरवाजे पर बेहोश हो गया। मर्लिन ने उसे पाया और उसकी सहनशीलता पर गर्व किया। साल बीत गए। एक दिन सफाई करते समय लॉयड को मर्लिन की मेज पर एक किताब मिली जो एक शहर के बारे में थी। उसने पूछा कि क्या वो इसे ले सकता है और मर्लिन ने कहा कि वो इसे रख ले। अब तक लॉयड की ट्रेनिंग लगभग पूरी हो चुकी थी, लेकिन मर्लिन अभी भी उसे हर दूसरे दिन जादुई प्रयोगों में मदद करने के लिए कहती थी। लॉयड खुश था कि अब वो उसे बराबरी का मानती थी, लेकिन वो थक चुका था। शहर के बारे में उसका आकर्षण बढ़ने लगा। एक सुबह मर्लिन उसे बुलाने गई, लेकिन वो गायब था। उसने उसकी मेज पर खुली किताब देखी और तुरंत समझ गई कि वो कहाँ गया है। उधर लॉयड शहर पहुंचा और वहां की चाल पहल देखकर चकित रह गया। उसने एक रोटी खरीदी, लेकिन पैसा खत्म हो गया, इसलिए काम ढूंढने लगा। तभी
एडवेंचरर बनने का एक फ्लायर उसके चेहरे पर आकर लगा। उसने तुरंत आवेदन कर दिया। लॉयड को पता नहीं था कि एक लबादा पहने आदमी परछाइयों से उसका पीछा कर रहा था, जो उसके फैसले में गहरी दिलचस्पी ले रहा था। एडवेंचर पार्टी में शामिल होने के बाद लॉयड और उसकी नई टीम एक किले की ओर निकले, जहां उन्हें एक विशाल साइक्लॉप्स का सामना करना था। भयंकर लड़ाई के दौरान पार्टी लीडर एलन ने हीलर शीना पर चिल्लाते हुए कहा कि वो उसका स्वास्थ्य बहाल करे। जैसे ही शीना ने तैयारी की, लॉयड ने चुपचाप एक उन्नत बफ स्पेल डाला, जिससे सबके स्टैट्स बढ़ गए। किसी को पता नहीं चला कि ये लॉयड ने किया था, लेकिन सभी ने अचानक अपनी ताकत बढ़ी हुई महसूस की। आर्चर ने साइक्लॉप्स की आंख पर एक परफेक्ट तीर मारा और रीना ने अपनी शील्ड से राक्षस के एक मुक्के को आसानी से रोक लिया। लॉयड पूरे समय चुपचाप परछाइयों से सबको सपोर्ट करता रहा, कभी भी पहचान पाने की इच्छा नहीं की। एलन ने दूसरी ओर इस अचानक आई ताकत पर सवाल नहीं किया और आत्मविश्वास से साइक्लॉप्स को अंतिम वार देकर मार गिराया। पूरी तरह यकीन था कि जीत उसकी अपनी शक्ति से हुई है, लेकिन रीना को शक होने लगा कि लॉयड का इसमें हाथ है। लड़ाई के बाद पार्टी शहर लौटी, जहां एलन को हीरो की तरह सम्मान मिला। साइक्लॉप्स को इतना ताकतवर माना जाता था कि कोई और उसे हरा नहीं पाया था, इसलिए उनकी जीत एक बड़ा कारनामा थी। इनाम भी बहुत बड़ा था, लेकिन एलन ने लॉयड को सिर्फ 5 गोल्ड कॉइन दिए, ये कहकर कि ये उचित हिस्सा है, क्योंकि वो बस एक नए रैंक का एडवेंचरर है। लॉयड ने बिना शिकायत के पैसे ले लिए। जब एलन ने जीत का जश्न मनाने का सुझाव दिया, तो लॉयड ने विनम्रता से मना कर दिया। पार्टी की मेज माया को बुरा लगा कि वो उनके साथ पीना नहीं चाहता, लेकिन एलन ने कहा कि कोई बात नहीं, वे हमेशा एक और व्हाइट मेज ढूंढ सकते हैं, क्योंकि लॉयड ने वैसे भी ज्यादा योगदान नहीं दिया। उधर मर्लिन के घर पर वो रहस्यमयी आदमी जो पहले लॉयड पर नजर रख रहा था फिर से आया। मर्लिन ने उससे लॉयड के बारे में पूछा। उसने बताया कि लॉयड शहर पहुंच चुका है और पहले ही एक मशहूर एडवेंचरर पार्टी में शामिल हो गया है। ये सुनकर मर्लिन को राहत मिली कि वो सुरक्षित है, और उसने मन ही मन मान लिया कि अब समय आ गया है कि लॉयड अपनी दुनिया खुद खोजे, बस वो उसकी की गई गलतियों को न दोहराए। आदमी ने पूछा कि क्या उसे उस भाग्यशाली दिन का अब भी अफसोस है। मर्लिन का चेहरा कड़वाहट से भर गया। उसने याद किया कि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि डेमन लॉर्ड ग्रिमोयर पाने के लिए खुद को नष्ट करने तक को तैयार हो जाएगा। इस एक गलती ने पूरे गांव को नष्ट कर दिया, वहां मौजूद सभी को मार डाला, जिसमें वो खुद भी शामिल थी। सौभाग्य से उसके साथी सिबिल ने फॉरबिडन एंशिएंट मैजिक का इस्तेमाल करके सबको वापस ला दिया, लेकिन इसकी कीमत उसकी अपनी जान थी। तब से मर्लिन ने खुद को कभी माफ नहीं किया। शहर में लॉयड चुपचाप हीरो पार्टी की मदद करता रहा। हर लड़ाई में जब भी एलन या कोई टीम मेंबर मुश्किल में फंसता, लॉयड स्टैट बूस्टिंग स्पेल या सपोर्ट मैजिक डालता ताकि उन्हें बढ़त मिले। उसकी बदौलत टीम ने लगभग बेदाग जीत का सिलसिला बनाए रखा और सभी अपनी बेहतरीन क्षमता से प्रदर्शन करते रहे। फिर भी किसी को अंदाजा नहीं था कि पर्दे के पीछे लॉयड कितना बोझ उठा रहा था। एक रात रीना अपने कमरे में बैठकर डिफेंसिव टेक्निक्स पढ़ रही थी। तभी एलन अचानक अंदर आ गया। जिज्ञासा से उसने पूछा कि वो क्या कर रही है, तो रीना ने अपना कंफ्यूजन शेयर किया। मॉन्स्टर के अटैक अब पहले जितने जोर से उसकी शील्ड पर नहीं लग रहे थे। एलन ने भी सहमति जताई और कहा कि उसे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन उसने सोचा कि ये उसकी नेचुरल स्किल के बेहतर होने की वजह से है। रीना ने बताया कि उसने हाल में कोई ट्रेनिंग नहीं की, तो अचानक से स्ट्रॉन्ग होना समझ में नहीं आता। उसी रात जंगल के अंदर एक ग्रुप ऑफ गार्ड्स अपनी पेट्रोल खत्म कर रहा था, जब अचानक उनमें से एक दर्द से चिल्लाया। बाकी गार्ड्स ने डर के मारे मुड़कर देखा तो उनके गिरे हुए साथी के ऊपर एक विशाल अर्थ गोलेम खड़ा था। उस पल में एक गार्ड को यकीन हो गया कि वे सब अब मारे जाएंगे। अगली सुबह गार्ड कैप्टन एलन के पास आया और उसकी पार्टी से मदद मांगी। उसने बताया कि पिछली रात पेट्रोल पर गए गार्ड्स को बुरी तरह मार डाला गया। एलन ने तुरंत मदद के लिए हाँ कर दी, सोचते हुए कि गोलेम को हराना मुश्किल नहीं होगा। उसी दिन लॉयड के ट्रैकिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अर्थ गोलेम का पता लगाया, जो एक झरने के पीछे छिपी गुफा में था। हमेशा की तरह लॉयड चुपचाप जादुई सपोर्ट देता रहा और टीम ने पत्थर के इस मॉन्स्टर को जल्दी ही हरा दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने सांस ली, अचानक एक डेमन प्रकट हुआ और ऊपर से गिरते पत्थरों से एक और गोलेम बुला लिया। लड़ाई फिर से शुरू हो गई। लॉयड ने डेमन को ध्यान से देखा और पाया कि वो एक स्टाफ का इस्तेमाल कर रहा था, जिसमें मैजिक स्टोन जड़ा हुआ था और उसी से गोलेम को कंट्रोल किया जा रहा था। खतरा पहचानते हुए लॉयड ने तुरंत एक प्रिसिशन स्पेल डाला और लुलू को डेमन पर तीर चलाने का आदेश दिया। लॉयड के अचानक दिए आदेश से लुलू थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन आखिरकार उसने मान लिया। कमाल की बात यह थी कि उसका तीर सीधा निशाने पर लगा। इसके बाद लॉयड ने मिया से कहा कि वो स्टाफ को उसके पास टेलीपोर्ट कर दे। जैसे ही स्टाफ उसके हाथ में आया, उसने तुरंत एक स्पेल डालकर उसका जादू सील कर दिया। उधर एलिन को लॉयड के आदेश देने से चिढ़ होने लगी। उसे लगा कि उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया जा रहा है, तो वो खुद फाइनल ब्लो देने के लिए आगे बढ़ गया। लेकिन जैसे ही गोलेम उस पर वार करने वाला था, लॉयड ने खुद पर स्पीड मैजिक डाला और समय रहते एलिन को धक्का देकर बचा लिया। जान बचने के बावजूद एलिन गुस्से में लॉयड पर चिल्ला पड़ा कि उसने बीच में टांग अड़ाई। उसने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि लॉयड ने अभी उसकी जान बचाई थी। इसके बाद एलिन ने खुद गोलेम को मार गिराया। शहर लौटने पर
एलेन का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने तय किया कि लॉयड को पार्टी से निकाल देगा, क्योंकि वो उसे नाकामा मानने के बजाय एक परेशानी समझ रहा था। उसने लॉयड पर आलसी होने और कभी ज्यादा योगदान न देने का आरोप लगाया। बचपन से ही मर्लिन से यह सुनते हुए कि उसकी ताकत बेकार है, लॉयड ने मन ही मन मान लिया कि गलती उसी की है। बिना बहस किए उसने पार्टी से निकाले जाने को स्वीकार कर लिया। अगले 3 दिनों तक उसने एक नई पार्टी खोजने की कोशिश की, लेकिन ये मुश्किल साबित हुआ क्योंकि ज्यादातर ग्रुप्स के पास पहले से एक व्हाइट मेज था। फिर किस्मत से एक लड़की गिल्ड रिसेप्शन डेस्क पर व्हाइट मेज के लिए बेतहाशा रिक्वेस्ट कर रही थी। रिसेप्शनिस्ट ने लॉयड की ओर इशारा किया। लड़की ने जैसे ही उसे देखा, वो तुरंत उसके पास आई, उसका हाथ पकड़ लिया और बिना देर किए उसे अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। और इस तरह पहला एपिसोड खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप आगे क्या होता है ये मिस न करें, और अगला वीडियो जरूर देखें। रियो बादलों से घिरा हुआ उठता है और उसके सामने एक एंजल खड़ा है। एंजल सबसे पहले उसे बताता है कि उसकी हाल ही में मौत हो चुकी है, लेकिन अभी वो आफ्टरलाइफ की ओर नहीं जा रहा। सीधे शब्दों में कहें तो रियो इनफेमस ट्रक का नया शिकार बन चुका है। अब ये माइकल नाम के एंजल पर निर्भर है कि वह उसे एक नई दुनिया में भेजे जहां वो एक नई जिंदगी शुरू कर सके। माइकल के अनुसार रियो को इस नई दुनिया में कोई स्पेशल क्वेस्ट या बड़ा मकसद नहीं मिलेगा। वो जैसे चाहे जिंदगी जी सकता है। जब रियो कहता है कि वो एक पीसफुल और रिलैक्स्ड जिंदगी चाहता है तो माइकल को इस पर कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन भेजने से पहले माइकल को रियो को उस दुनिया के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना होता है जहां उसकी रीइंकार्नेशन होने वाली है। ये दुनिया फी कहलाती है, एक मिस्टिकल लैंड जहां करीब 20% पॉपुलेशन को उनके नेचुरल एलिमेंटल एफिनिटी से जुड़े स्पेल्स आते हैं। रियो का स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शन वाटर एलिमेंट से है। चूंकि रियो ने एक शांत और आरामदायक जिंदगी मांगी थी, माइकल ने उसके लिए एक छोटा सा कोजी हाउस अरेंज कर दिया। एक स्टार्टर किट के रूप में उसे 2 ट्यूटोरियल बुक्स, एक नाइफ और उसके घर के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव बैरियर मिला ताकि जानवरों से सुरक्षा बनी रहे। माइकल ने उसके लिए एक आइस हाउस में 2 महीने तक चलने का पर्याप्त खाना भी रखा है ताकि वो भूखा न रहे। इसके अलावा माइकल ने एक गाइड बुक भी दी है जिसमें उस रीजन के सभी मॉन्स्टर्स की डिटेल्ड जानकारी है। भविष्य में जंगल के जानवरों से निपटने के लिए ये गाइड काफी काम आएगी। लेकिन फिलहाल रियो का ध्यान अपनी मैजिकल पावर्स को आजमाने पर है। वो बाहर जाता है और जोर से मंत्र बोलता है, वाटर वाटर कम फोर्थ, और तुरंत ही उसके हाथ में पानी की एक गेंद बन जाती है। मैजिक करना उससे कहीं ज्यादा आसान है जितना उसने सोचा था। और भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि वो बिना कुछ बोले सिर्फ इमेजिनिंग करके भी वही स्पेल चला सकता है। अब जब वो कंफर्म कर लेता है कि वो मैजिक कर सकता है तो वो सीधा बात हाउस की ओर जाता है और टब को पानी से भरने लगता है। लेकिन जल्द ही एक समस्या आती है। उसे सिर्फ पानी बनाना आता है और ठंडे पानी से नहाने का उसका कोई मूड नहीं है। इसलिए वो बाहर जाकर मैन्युअली आग जलाने की कोशिश करता है ताकि पानी को गर्म किया जा सके, लेकिन उसे फायर इग्नाइट करना ही नहीं आता। कुछ देर बाद वो हार मानकर पीठ के बल लेट जाता है। तभी वो सूरज की ओर देखता है और एक आइडिया आता है। वो एक बेसिन में पानी भरता है और उस पर फोकस करके उसे कॉम्प्रेस करने और हीट निकालने की कोशिश करता है। धीरे धीरे आइस बननी शुरू हो जाती है। थोड़े और प्रयास से वो आइस को मैग्नीफाइंग ग्लास की शेप में ढाल लेता है। अब वो इसे सनलाइट फोकस करने के लिए यूज करता है और आग जलाने में सफल होता है। फिर वो आइस वाटर को गर्म करता है और दिन के अंत में आखिरकार आराम से एक सही बात ले पाता है। अब जब वो आइस बना सकता है तो उसे लगता है कि इसका उल्टा भी किया जा सकता है। अगर वो हीट निकालकर पानी को फ्रीज कर सकता है तो हीट जोड़कर गर्म भी कर सकता है। ये उसका अगला गोल बन जाता है और उसे आने वाले दिनों में इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। अगली सुबह ब्रेकफास्ट करते समय रियो सोचता है, माइकल ने जो 2 महीने का खाना दिया है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए उसे जल्दी ही हंटिंग शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन सिर्फ एक नाइफ से जंगल के मॉन्स्टर्स का सामना करना मुश्किल होगा, इसलिए वो अपनी अटैक मैजिक की प्रैक्टिस करने का फैसला करता है। उसका पहला प्रयास एक वाटर बॉल को पेड़ पर फेंकना होता है और ये वैसा ही काम करता है जैसा उसने सोचा था। लेकिन एक छोटी सी पानी की बूंद लड़ाई में कोई काम नहीं आने वाली। उसे याद आता है कि वो पानी की फोर्स को बढ़ा सकता है, इसलिए वो पानी को कॉम्प्रेस करता है ताकि ज्यादा प्रेशर मिले। आइडिया तो सही होता है, लेकिन उसकी कंट्रोल स्किल्स अभी कमजोर है। उसका वाटर जेट एक टॉय वाटर गन जैसा लगता है। उसे माइकल की बात याद आती है, मैजिक इमेजिनेशन पर निर्भर करता है। दिमाग में इमेज जितनी साफ होगी रिजल्ट उतना बेहतर होगा। प्रैक्टिस के जरिए उसे रिफाइन करना होगा। कई दिन की लगातार ट्रेनिंग के बाद उसके वाटर जेट्स अब अच्छे दिखने लगे हैं, लेकिन अभी भी किसी मॉन्स्टर को हराने के लिए काफी नहीं है। अब वो गर्म पानी बनाना भी सीख चुका है, जिससे वो जब चाहे तब गर्म बाथ ले सकता है। हालांकि टेम्परेचर कंट्रोल अभी परफेक्ट नहीं है। अगली सुबह वो आइस मैजिक पर फिर से प्रैक्टिस करता है। इस बार वो हवा से सीधे आइस बनाने की कोशिश करता है, जो काफी मुश्किल होता है और इसमें 3 मिनट लग जाते हैं। अंत में वो सफल हो जाता है, लेकिन अनलाइक वाटर उसे आइस को लॉन्च करना मुश्किल लगता है। कॉम्बैट ट्रेनिंग अब तक ठीक नहीं चल रही। जो भी स्पेल्स रियो ने बनाए हैं वे ज्यादा असरदार नहीं है। फिर भी वो घंटों प्रैक्टिस करता है जब तक उसकी सारी मना खत्म नहीं हो जाती और वो थककर गिर जाता है। वो समझ जाता है कि आज के लिए यही उसकी लिमिट है और ट्रेनिंग रोक देता है। लेकिन अगली सुबह जैसे ही उसकी मना वापस आती है वो फिर से ट्रेनिंग शुरू कर देता है। ये रूटीन उसकी रोज की जिंदगी बन जाती है। कई हफ्तों की मेहनत के बाद वो अब इंस्टेंट आइस बना सकता है, एक भरोसेमंद ऑफेंसिव स्पेल।
अब जब उसकी अटैक मैजिक तैयार है और खाना भी लगभग खत्म हो गया है, रियो पहली बार जंगल में हंटिंग के लिए जाता है। उसे जल्दी ही कुछ जानवरों के फुटप्रिंट्स मिलते हैं और वह उनका पीछा करता है, जो उसे एक पास की नदी तक ले जाते हैं। वहां उसे नदी किनारे कुछ क्वार्ट्स मिलते हैं जिन्हें वह अपनी तलवार से रगड़कर आग जला सकता है। वो कुछ डिटॉक्स हर्ब्स भी इकट्ठा कर लेता है एहतियात के लिए। तभी अचानक पीछे से एक गहरी गर्जना सुनाई देती है। वो पलटता है और खुद को एक लेजर बोर के सामने पाता है। वो डर से फ्रीज हो जाता है। बोर उस पर चार्ज करता है। ये उसकी पहली जानलेवा लड़ाई है और वो पैनिक कर जाता है, लेकिन आखिरी पल में वो खुद को संभालता है और साइड में कूदकर किसी तरह हमला बचा लेता है। बोर फिर से हमला करने को रेडी होता है। इस बार रियो का दिमाग पूरी तरह क्लियर होता है। वो बोर के नीचे एक आइसी पाथ बना देता है जिससे वह फिसल जाता है और तभी रियो उसके सामने कई शार्प आइस स्पाइक्स बना देता है जो उसे घायल कर देते हैं और वो तुरंत मर जाता है। रियो अपना मॉन्स्टर गाइड बुक निकालता है और उसके बारे में पढ़ता है। बुक के अनुसार लेजर बोर उस जंगल का सबसे कमजोर मॉन्स्टर है। गाइड खुद भी बिगिनर्स के लिए बना है। ज्यादातर क्रीचर्स आसान है, लेकिन किताब के आखिरी हिस्से में 2 पेजेस कुछ अलग लगते हैं। एक पेज में ड्रैगन्स का जिक्र है, इतने पावरफुल कि अकेले ही एक शहर तबाह कर सकते हैं। गाइड साफ साफ कहता है कि अगर कभी किसी ड्रैगन से सामना हो तो तुरंत भाग जाओ, लड़ाई में कोई चांस नहीं है। हालांकि ड्रैगन से भागना भी इतना आसान नहीं होगा, यानी मिलना मतलब गेम ओवर। एक और पेज मिस्टीरियस बीइंग्स के बारे में बताता है जिन्हें अकुमा कहा जाता है, एक तरह के फॉलन एंजल्स। बुक में इनके बारे में जानकारी बहुत कम है, बस एक सिंपल वार्निंग है, अगर सामने आए तो समझो मौत तय है। अगले दिन रियो फिर से हंटिंग के लिए निकलता है, लेकिन जब उसका ध्यान भटकता है तभी एक जायंट असैसिन हॉक ऊपर से आता है और अचानक हमला करता है। ये क्रीचर वाइंड मैजिक का यूज करता है और तेज स्लैशेस से अपने शिकार को काट देता है। रियो के पास कोई चारा नहीं बचता। वो भागता है और जल्दी से आइस शील्ड्स समन करता है ताकि वाइन के ब्लेड्स को रोक सके। उसे पता है कि हॉक्स बहुत खतरनाक होते हैं और वो लड़ाई से बचना चाहता है, लेकिन भागना अब मुमकिन नहीं है। इसका मतलब अब उसे लड़ना ही होगा। वो हाथ उठाकर वाटर जेट्स फेंकता है, लेकिन हॉक उन्हें चकमा देकर वाइंड मैजिक से जवाबी हमला करता है। रियो समय रहते रिएक्ट करता है, एक आइस शील्ड बना देता है जो हॉक की एक आंख को काट देता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। कुछ देर बाद हॉक होश में आता है। अब उसकी एक आंख हमेशा के लिए चली गई है। वो उड़कर भाग जाता है, लेकिन जाने से पहले वो एक बार फिर रियो की ओर देखता है। उसका चेहरा याद कर लेता है। अब ये पर्सनल हो चुका है। रियो राहत की सांस लेता है कि वो जिंदा बच गया, लेकिन ये वैसी पीसफुल लाइफ नहीं है जैसी उसने चाही थी। हॉक से भागते हुए वो जंगल में इतना अंदर चला गया कि अब पूरी तरह से रास्ता भूल चुका है और रात तक भटकता रहता है। तभी उसे एक ग्लोइंग लेक दिखता है और ठीक उसके बीच में एक दुल्हन खड़ा होता है और देखकर साफ लगता है कि उस क्रीचर ने रियो को देख लिया है। समय के साथ रियो लगातार ट्रेनिंग करता रहता है, हंटिंग और फूड प्रिजर्व करने में एक्सपर्ट हो जाता है। उसकी वाटर मैजिक अब बहुत पावरफुल हो चुकी है। वो अब तेज धार वाली आइस शीट्स कंजूर कर सकता है और उन्हें तुरंत जमीन पर गिरा सकता है। उसके वाटर जेट्स अब इतनी ताकतवर है कि आसानी से पत्थर को भी काट सकते हैं। अब उसकी कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन आइस मैजिक ही उसकी एकमात्र प्रैक्टिस नहीं है। दुल्हन से एनकाउंटर के बाद वो हर रात जंगल में जाता है उसी से लड़ने के लिए। अजीब बात यह है कि मॉन्स्टर गाइड में दुल्हा या तो उन्हें मॉन्स्टर्स की कैटेगरी में नहीं रखा गया है या फिर वे इतने एडवांस्ड है कि उन्हें बिगिनर्स मैनुअल में शामिल नहीं किया गया। लेकिन फिर भी रियो पूरी तरह से तय कर चुका है कि वो उसका सामना करेगा। वो अपने आइस स्टाफ के साथ तेजी से उसकी ओर बढ़ता है और स्विंग्स करना शुरू कर देता है, जैसे ये कोई ट्रेनिंग सेशन हो न कि असली लड़ाई। आखिरकार दुल्हन ताकत और टेक्निक दोनों में रियो से कई गुना बेहतर है। रियो अपनी पूरी कोशिश करता है खुद को बचाने की। वो इनकमिंग अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए आइस शील्ड्स समन करता है, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद वो जल्दी ही दबाव में आ जाता है और कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिरा दिया जाता है। भले ही दुल्हन ने कभी उससे एक शब्द भी नहीं कहा, रियो को लगता है जैसे वह किसी मेंटोर की तरह बर्ताव कर रहा है, जैसे वह उसे मजबूत बनने के लिए तैयार कर रहा हो। अचानक दुल्हन अपनी तलवार उठाता है और उस पर वाटर मैजिक का उपयोग करके उसकी ब्लेड को लंबा कर देता है। रियो हैरान रह जाता है ये देखकर कि वो भी वाटर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। टेक्निक दिखाने के बाद दुल्हन वो तलवार रियो को दे देता है और शांति से झील की ओर चल पड़ता है। एक दिन जब रियो हंटिंग पर होता है तो वही पुराना असैसिन हॉक अचानक उस पर हमला कर देता है। उसे याद नहीं आता कि वो पहले काला था। शायद उसने खुद को इवॉल्व कर लिया है और अब वो बदला लेने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। हॉक आसमान से नीचे आता है और वाइंड स्लैशेस की बौछार शुरू कर देता है। जवाब में रियो तुरंत 5 लेयर्स की आइस वॉल्स कंजूर करता है अपनी प्रोटेक्शन के लिए। लेकिन अब जब हॉक इवॉल्व हो चुका है उसकी वाइंड अटैक्स पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर है, इतने की रियो की सारी डिफेंसेस एक झटके में टूट जाती है। अब उसके अंदर धीरे धीरे एंजाइटी बढ़ने लगती है। रियो मैदान में भागता है और पीछे से आ रहे स्ट्राइक से खुद को बचाने के लिए बार बार आइस वॉल्स खड़ी करता है। जब उसे एक ओपनिंग दिखाई देती है तो वो जवाब में कई आइस स्पाइक्स फेंकता है, लेकिन हॉक उन्हें आसानी से डॉज कर लेता है और अचानक तेजी से आगे बढ़ता है। और उसके पास एक और सरप्राइज भी है। हॉक एक जोरदार स्क्रीच करता है, ऐसी फ्रीक्वेंसी पर जो रियो के मैजिक को डिसरप्ट कर देती है। उसकी आइस शील्ड्स गायब हो जाती है और वो लगभग पूरी तरह अनप्रोटेक्टेड रह जाता है। लेकिन हॉक वहीं नहीं रुकता। वो सामने मंडराता है और रियो महसूस करता है
कि अब कोई बड़ा अटैक आने वाला है। हालांकि उसे ये पता नहीं होता कि कब। कुछ पल बाद रियो को हवा में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी महसूस होती है और तभी एक जोरदार लाइटनिंग बोल्ट उसकी ओर सीधा आ जाता है। ऐसा हमला जानलेवा हो सकता था, लेकिन सौभाग्य से रियो एक स्टिक को लाइटनिंग रॉड की तरह इस्तेमाल करता है और खुद को एक तरफ फेंक कर बचा लेता है। शॉक से उबरने की कोशिश करते हुए रियो को हॉक फिर से नीचे गिराने के लिए तेजी से नीचे आता है, अपने नुकीले पंजों से फैटल स्ट्राइक करने के इरादे से। आखिरी पल में रियो अपनी आइस ब्लेड समन करता है और हमला डिफ्लेक्ट कर देता है। वे एक दूसरे पर कई और हमले करते हैं, लेकिन रियो को दुल्हन के साथ की गई इंटेंस ट्रेनिंग याद आ जाती है। उसे हॉक के गार्ड में एक ओपनिंग दिखाई देती है और वो अपनी तलवार सीधा उसकी गर्दन में घुसा देता है। हॉक जमीन पर गिरता है और रियो धीरे धीरे उसकी ओर चलता है। उसके मन में एक अजीब सी समझदारी महसूस होती है। उसे समझ आता है हॉक ने अपनी एक आंख उसकी वजह से खोई थी और तभी से वो खुद को साबित करने के लिए इवॉल्व करता रहा। लेकिन रियो भी तब से खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है और अंत में इन सब के बावजूद हॉक हार गया। इसके बाद रियो घर लौटने के लिए निकलता है, लेकिन उसे पूरी तरह चौंका देने वाली चीज दिखती है। एक ड्रैगन अचानक उसके सामने प्रकट हो जाता है। उसे याद आता है कि गाइड बुक में बताया गया था कि ड्रैगन्स को हराना नामुमकिन होता है और रियो सोचता है कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि ड्रैगन उससे टेलीपैथी के जरिए बात करता है। वो बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं लगता, बल्कि वो बस कहता है कि वो यहाँ से गुजर रहा है और एक काले रंग का हॉक ढूंढ रहा है जो इस इलाके से गुजरा है। ड्रैगन सिर्फ ये जानना चाहता है कि क्या रियो ने उसे देखा है। रियो को राहत मिलती है कि वो हॉस्टाइल नहीं है, लेकिन उसे जल्दी ही समझ आ जाता है कि वो उसी हॉक की बात कर रहा है जिसे उसने अभी अभी हराया है। थोड़ा घबराकर रियो माफी मांगता है और समझाता है कि हॉक ने पहले उस पर हमला किया था और उसके पास लड़ाई के अलावा कोई चारा नहीं था। ड्रैगन ये सुनकर हैरान हो जाता है कि रियो जैसा एक ह्यूमन किसी हॉक को हरा सका। हालांकि वो ज्यादा परेशान नहीं दिखता। जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वो है रियो की तलवार। ड्रैगन उसे पहचान लेता है। वो फेरी किंग की ब्लेड है। वो सोचता है कि अगर फेरी किंग ने ये तलवार एक आम लड़के को दी तो जरूर उसने कोई बहुत बड़ा काम किया होगा। ड्रैगन को रियो पसंद आने लगता है और रियो, जो अब भी इस दुनिया के बारे में बहुत कम जानता है, कुछ सवाल पूछना चाहता है। दोनों घंटों तक बात करते रहते हैं। शाम हो जाती है, लेकिन बातचीत चलती रहती है। आखिर में ड्रैगन कहता है कि अब उसे लौटना होगा। रियो उसका शुक्रिया अदा करता है और बदले में ड्रैगन भी कहता है कि काफी समय बाद उसे इतनी एंगेजिंग कॉन्वर्सेशन मिली है। दोनों एक गर्मजोशी से एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। इसी बीच ऊपर स्वर्ग में माइकल रियो के रीइंकार्नेशन से जुड़े डॉक्यूमेंट्स देख रहा होता है। तभी उसकी नजर एक चीज पर जाती है जो उसने पहले मिस कर दी थी। उसे पता चलता है कि रियो को एक हिडन ट्रेट मिला है, ऐसा कुछ जो माइकल ने पिछले 10,000 सालों में सिर्फ एक लड़की को दिया था जब उसने उसे इस दुनिया में भेजा था। रियो के केस में वो ट्रेट है एटर्नल यूथ, यानी हमेशा जवान रहना। माइकल को ये काफी अनयूजुअल लगता है। जेरू उसके गाल पर अपने क्लॉस से एक वार करता है। लाइट बहता हुआ खून देखता है और बाकी पार्टी ठंडेपन से उसे देखती रहती है। लाइट भागने की कोशिश करता है, लेकिन साशा उसकी टांग में एक एरो मार देती है ताकि वो भाग न सके। दर्द से जूझता हुआ लाइट गिर पड़ता है और गरु उसके पेट में जोर से लात मारकर उसे तड़पते हुए देखने का मजा लेता है। फिर उसे बेरमी से पीटता है। आखिर साशा उसे रोकती है, याद दिलाती है कि लाइट की मौत एक एक्सीडेंट जैसी दिखनी चाहिए। पर गरु फिर भी आखिरी वार के लिए अपना क्लॉ उठा लेता है। लाइट जीने की आस में घिसटता हुआ आगे बढ़ता है और गिरु उसकी तड़प देखकर खुशी महसूस करता है। अचानक लाइट का हाथ एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप पर पड़ जाता है। ड्रैगो चिल्लाता है कि ट्रैप एक्टिवेट होने से पहले गिरु उसे मार दे, पर तब तक देर हो चुकी होती है। ट्रैप लाइट को सुरक्षित जगह टेलीपोर्ट कर देता है, इससे पहले कि बीस्टमैन उसे पकड़ पाए, और एक मिरेकल के लिए प्रार्थना करता है। आखिरी पल में उसके फ्रैंटिक रोल से एक बहुत बड़ा मैजिक सर्कल समन होता है जो एक पावरफुल ऑरा छोड़ता है। यकीन न कर पाने वाले लाइट की आंखों के सामने गाछा एक एंशिएंट फेरी समन कर देता है। लाइट को अपना मास्टर मानकर वो मिस्टीरियस फेरी उस मॉन्स्टर को पल भर में चीरकर रख देती है और फिर ग्रेसफुली उसके सामने उतरती है। हाथों के एक इशारे से वो पूरा मेस साफ कर देती है। फिर विनम्रता से लाइट के सामने घुटनों के बल बैठती है और अपनी मैजिक से उसके सारे घाव हील कर देती है।